बांग्लादेश में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसकी जानकारी पूरे वर्ल्ड में है और आपको भी इसके बारे में पता होगा। इसकी शुरुआत 19 जुलाई 2024 को हुई थी। ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट ने एक देश में लगे एक कोटा को लेकर की थी। ये प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ चुके हैं कि 2400 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शेख हसीना जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस प्रोटेस्ट के चलते रिजाइन दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा और शूट एंड साइट्स के ऑर्डर हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है बांग्लादेश के पार्लियामेंट की प्रोटेस्ट के पहले की और ये तस्वीर है प्रोटेस्ट के बाद की। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोटेस्ट किस कदर बढ़ चुके हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फादर कहे जाते हैं, उनकी मूर्ति को तोड़ने का कोशिश की गई। जब देश की पीएम शेख हसीना ने प्रोटेस्ट के चलते रिजाइन दिया और बांग्लादेश आ गई, तो प्रोटेस्टर्स ने पीएम रेजिडेंस में जाकर जो भी वहां से चुरा सके वो ले आए। कोई सूटकेस ले आया, कोई फ्रिज ले आया, कोई मछली ले आया। ये सेम वही मंजर था जो हमने 2022 श्रीलंका में होते हुए देखा था। तो अब सवाल यह है कि स्टूडेंट्स किस कोटा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसमें शेख हसीना का क्या रोल है? क्या उन्होंने ही इस प्रोटेस्ट को में आग लगाने का काम तो नहीं किया, या इसके पीछे पाकिस्तान है? जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बांग्लादेश की आबादी लगभग 17 करोड़ है। इसे इंडिया के मुकाबले कंपैरिजन करें तो काफी कम है, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ 6-7 करोड़ कम है। लेकिन यहाँ की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ज्यादा खास नहीं है। आज जो भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसका मूल कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स का कहना है कि बांग्लादेश में जो 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को दिया जाता उसको हटा दिया जाए और सबको बराबर का अधिकार दिया जाए। अब जरा सोचिए कि इतनी मेहनत करने के बाद जब गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलती है और वही जॉब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को रिजर्वेशन के अंतर्गत मिल जाती है, तो स्टूडेंट्स का गुस्सा होना जायज है। स्टूडेंट्स का कहना है कि इंडिपेंडेंस वॉर में फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों का क्या इन्वॉल्वमेंट था जो इनको इतनी सहूलियत दी जा रही है। प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ चुका है कि पूरे देश में हलचल मची हुई है। स्टूडेंट ने स्कूल कॉलेज जाने से मना कर दिया, रोड्स पर आ गए, जुलूस निकाले, रैली निकाली अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। लेकिन 18 जुलाई को जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। एक ही दिन में 20 जनों की जान गई, जिसके बाद पूरे देश में कंप्लीट शटडाउन लगा दिया गया और शूट एंड साइट्स के ऑर्डर दे दिए गए, जिसका मतलब था अगर कोई भी प्रोटेस्टर दिखे तो उसे वहीं की वहीं मार दिया जाए। अब सवाल उठता है कि ये कोटा है क्या, इसे किसने लगाया और अब तक इसे हटाया क्यों नहीं जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस वॉर की कहानी को समझना होगा। आइए चलते हैं 1971 में। जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो पाकिस्तान को 2 टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। आज का पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था और आज का बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था। पार्टीशन के बाद से ही बंगाली लोगों का संघर्ष शुरू हो गया था। वेस्ट पाकिस्तान ने बंगाली को स्टेट लैंग्वेज मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, जिससे बंगाली लोगों की समस्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों पार्ट्स के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बढ़ने लगी। वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान पर रूलिंग का रवैया और उनके कल्चर के प्रति नीचापन दिखाना दोनों पार्ट्स के बीच में कड़वाहट बढ़ाने का काम किया। बंगालीज को लगता था कि उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर ट्रीट किया जा रहा है। वेस्ट पाकिस्तान की सरकार उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके अधिकारों का सम्मान नहीं कर रही। ये सब वजह थी कि उन्हें अपने अधिकारों को पाने के लिए मजबूरन संघर्ष करना पड़ा। उनका संघर्ष एक दिन की बात नहीं थी, ये कई सालों का गुस्सा और आक्रोश था जो एक क्रांति में तब्दील हो गया। शेख मुजीबुर रहमान जो 1970 में आवामी लीग पार्टी को लीड कर रहे थे, उन्होंने उस साल के जनरल इलेक्शन में अपनी पार्टी को जीत दिलाई थी। ये इलेक्शन पूरी तरह से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट थी और ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने भारी बहुमत से सरकार बनाई। इस जीत के बाद आवामी लीग पार्टी को पूरा हक था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी पोजीशन बनाए, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स और वहां की पार्टी पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी को ये कतई मंजूर नहीं। वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को डर था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा पावर मिली तो उनकी अथॉरिटी और उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। इसी वजह से वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने आवामी लीग को सरकार बनाने से रोक दिया, जिसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गया। इस क्राइसिस चलते ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच क्राइसिस और बढ़ने लगे। ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटीज जैसे बिहारीज जो 1947 के पार्टीशन के दौरान अलग अलग जगहों से वहां पर चली गई, उनके और बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच टेंशन पैदा होने लगी। बिहारीज को अक्सर प्रो पाकिस्तान और एंटी बांग्लादेश
सेंटिमेंट्स के साथ ट्रीट किया जाता था। ये टेंशन इतने बढ़ने लगे कि बिहारी कम्युनिटीज पर अटैक होने लगे और इससे दोनों के बीच टेंशन का माहौल और बढ़ गया। 1971 में पाकिस्तानी मिलिट्री ने बंगाल में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को रोकने के लिए बीच में आकर वायलेंस का सहारा लिया। उन्होंने बंगाली सपोर्टर्स और अपोजर्स के बीच फैसला कराने के लिए बंगाली सपोर्टर्स को सेना में भर्ती किया, जिसमें इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जमाते इस्लामी भी शामिल थे। तकरीबन 9 महीने तक लिबरेशन वॉर चलती रही। आखिरकार ईस्ट पाकिस्तान की जीत हुई और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। इस जंग में अहम भूमिका निभाने वाले मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का लीडर बना दिया गया, जिन्हें आज फादर ऑफ द बांग्लादेश भी कहा जाता है। मुजीब ने अपनी सत्ता संभालने के बाद जमाते इस्लामी को बैन कर दिया और एक नए रूल्स बनाए, जिससे पाकिस्तानी सेना का सहयोग करने वाले लोगों को सजा मिल सके और उन पर मुकदमा चलाया जा सके। 1975 में मुजीब की हत्या होने के बाद जियाउर रहमान ने सत्ता संभाली। जियाउर रहमान ने अपने हिसाब से नए रूल्स बनाए, जिसमें उसने वॉर के सस्पेक्ट्स को रिहा कर दिया और जमाते इस्लामी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया और अगले कुछ सालों में उन्हीं अपराधियों को अपनी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी में शामिल कर ली। 19 दशक में शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना ने अपनी पार्टी आवामी लीग की कमान संभाली। उन्होंने बीएनपी को सत्ता से हटा दिया और लिबरेशन वॉर को आवामी लीग की स्ट्रगल के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद देश ने एक नए दौर की शुरुआत की। शेख मुजीबुर रहमान जो संग्राम के नेता थे, उन्होंने देशवासियों से वादा किया था कि जिन्होंने इस जंग में अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों को इंसाफ मिलेगा। 1972 में ढाका आने के बाद उन्होंने तुरंत फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा का सिस्टम बनाया। ये कोटा उन महिलाओं के लिए भी बनाया गया जो पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा शिकार की गई। वक्त के साथ साथ ये कोटा सिस्टम फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और उनके पोते पोतियों तक फैला दिया गया, जिस वजह से इनको गवर्नमेंट जॉब में 30% रिजर्वेशन का फायदा मिलने लगा। लेकिन 2018 में स्टूडेंट ने इस कोटा के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। ये प्रोटेस्ट इतने इंटेंस हो गए कि शेख हसीना ने इस कोटा को वापस ले लिया और 6 साल तक बांग्लादेश में शांति बनी रही। फिर दिन आता है 21 जुलाई 2021। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी कोटा को एक नई तरीके से इंट्रोड्यूस किया। इसमें कहा गया कि फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स को 5% का कोटा रिजर्व हो, 93% जॉब मेरिट बेस होंगी और 1 माइनॉरिटीज और 1% रिजर्व रहेंगे। अब सवाल उठता है कि ऑर्डर्स तो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, लेकिन ये शेख हसीना पर क्यों भड़क रहे हैं? इसका जवाब यही है कि जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ रहे तो शेख हसीना ने उनको रोकने के लिए शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए। रबर बुलेट्स और टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन शेख हसीना को यह नहीं पता था कि उनके इस तरीके से प्रोटेस्ट और बढ़ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स की मांगे सिर्फ कोटा को हटाने तक सीमित नहीं थी, उनकी मांगे बढ़ने लगी। उनका कहना था कि जो लोग सोल्जर्स के द्वारा मारे गए उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी जाए, जो भी प्रोटेस्टर्स जेल में बंद हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और सबसे बड़ी मांग ये थी कि शेख हसीना को रिजाइन करना। कुल मिलाकर उन्होंने 9 अपनी मांगे रखी थी। इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि स्टूडेंट्स में इतना गुस्सा क्यों बढ़ गया। पहले तो उनकी मांगे सिर्फ कोटा को सिस्टम को हटाने तक की थी, फिर उन्होंने इतनी मांगे क्यों रखी? देखो, पहले प्रोटेस्ट तो सिर्फ कोटा सिस्टम को हटाने के लिए ही हो रहे थे, लेकिन शेख हसीना के एक बयान ने सब कुछ बदल दिया। 14 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने एक ऐसी स्टेटमेंट पास की जिससे वो आग की तरफ फैल गई और प्रोटेस्ट को रोकने से अच्छा वो और बिगड़ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा, इस रजाकार शब्द ने प्रोटेस्टर्स को और भड़का दिया और शेख हसीना की रिजाइन करने की मांग बढ़ने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि रजाकार होते कौन? देखिए, बांग्लादेश में इस शब्द को एक बहुत ही अपमानजनक शब्द माना जाता है। रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने लिबरेशन वॉर में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया। रजाकारों पर गंभीर अपराधों का भी आरोप लगाया हुआ है। यही वजह थी कि प्रोटेस्ट और बेकाबू हो गए। शेख हसीना के सिक्योरिटी गार्ड ने उनको कहा कि आपको अभी निकलना होगा, आपको पैकिंग का भी टाइम नहीं है। इसी वजह से शेख हसीना हेलीकॉप्टर में बैठकर बांग्लादेश से सीधा इंडिया आई और गाजियाबाद जिले के हिंडन एयरबेस पर लैंड की। इसके बाद उनका प्लान यूके जाने का है, लेकिन अभी शेख हसीना इंडिया में ही ठहरी हुई है। अगर हम आज के दौर में देखें तो इंडिया के सारे पड़ोसी देश किसी न किसी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस और पब्लिक अनरेस्ट, अफगानिस्तान में तालिबान का पावर में आना, म्यांमार में मिलिट्री रूल का पावर में आना, पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही हमेशा खराब रहती है।
और अब बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिल रही है। एक कंट्री के मोस्टली सभी नेबरिंग कंट्रीज में इतना क्राइसिस होना किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है। ये रीजनल इंस्टेबिलिटी इंडिया के लिए भी सही बात नहीं है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो इसका सीधा असर इंडिया पर भी पड़ सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब